नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस है और मैं आपका क्लास 1 में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग कर रहे हैं। रीजनिंग के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था या सुव्यवस्था। तो चलिए करते हैं। अव्यवस्थित वस्तुओं को नियमित या सुसज्जित ढंग से बैठाने की विधि को व्यवस्थित क्रम कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ व्यक्ति या वस्तुओं के समूह दिए होते हैं तथा उनका स्थान भी दिया रहता है। एक व्यक्ति या वस्तु का स्थान किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के सापेक्ष में निकालना होता है। कोई भी व्यक्ति या वस्तु को दो तरीके से बिठाया जा सकता है: कतार में, दूसरा वर्ताकार, वर्गाकार, आयताकार या अन्य प्रकार से। तो चलिए पहली स्थिति को देखते हैं। कतार में ये एक हमारी एक कतार है ए से जेड तक। तो जब क्वेश्चन पेपर में कतार दी गई हो तो इसका दायां और बायां वैसा ही होता है जो हमारा या दायां या बायां होता है। जैसे अगर हम अपने हाथों की स्थिति देखें तो जेड की तरफ हमारा दायां होगा और ए की तरफ हमारा बायां होगा। तो यहाँ भी जेड जो है वो दायां है और जो ए है वो बाएं है। स्थिति नंबर 2 लेते हैं। कतार की दूसरी स्थिति है जब दो कतार हों। पहली कतार हमारी ये है एम एन पी और दूसरी कतार, पहली कतार में ये आप जो देख रहे हैं एम की तरफ यहाँ पर बायां है और ये दूसरी कतार है के ओ एल। तो जब दो कतार आमने सामने दी गई हों तो उसमें पहली कतार का जिधर बायां है दूसरी कतार में उसका उल्टा हो जाएगा। इसका बायां अगर यहाँ पर है तो दूसरी कतार में ये बायां यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर। तो जब दो कतार आमने सामने दी गई हो तो पहली कतार का जिधर बायां होता है दूसरी कतार का उधर दायां होता है। जैसे यहाँ पर बायां है तो यहाँ ऊपर दायां हो जाएगा, यहाँ बाएं है तो नीचे यहाँ दाएं हो जाएगा। तो हम अब तीसरी स्थिति लेते हैं, वो है वर्त। वर्त में थोड़ा उल्टा हो जाता है। ये हमारा वर्त है। वर्त में देखिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इस साइड में जो हमने हाथों की स्थिति देखें, वर्त में अगर हम अपने हाथों की स्थिति देखें तो इधर जो है वैसे दायां होता है और इधर बायां होता है, लेकिन वर्त में जो है इस साइड, ये जो आप सर्कल देख रहे हैं ग्रीन कलर का, इस साइड बाएं होता है और दूसरी साइड दायां होता है। ये दायां होता है यहाँ पर। तो जब वर्त का क्वेश्चन दिया गया हो या वर्त में सीटिंग अरेंजमेंट हो रही हो तो आप ध्यान रखें कि इस साइड इसमें उल्टा हो जाता है, यहाँ बाएं होगा और यहाँ पर दाएं होगा। स्थिति 4 है विकर्ण में। तो विकर्ण देखिए ये हमारा विकर्ण होता है। इसमें एक पॉइंट पे जो व्यक्ति बैठा है, जैसे यहाँ पर P है, तो उसके विकर्ण पे दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति बैठा होगा। जैसे यहाँ S है तो ये P के विकर्ण में S है। दूसरा व्यक्ति जैसे Q है यहाँ पर, तो Q के विकर्ण में R है। तो जब क्वेश्चन में कहा जाए विकर्ण तो इस तरह से किया जाता है। जैसे P का विकर्ण हो गया S और Q का विकर्ण हो गया R। ये एक दूसरे के सामने नहीं होते लेकिन क्रॉस करके आमने सामने होते हैं। स्थिति 5 लेते हैं आयताकार में। एक आयताकार लेते हैं, आयताकार है। आयताकार में भी दाएं बाएं के लिए वही नियम लागू होते हैं जो वर्त में होते हैं। जैसे इधर हमारा बायां है और इधर हमारा दायां है। तो इधर बाएं हैं इधर दाएं हैं। अगर हम यह मान लें कि यहाँ 4 दोस्त बैठे हुए हैं A, B, D और ये C, इस तरह आयताकार में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आमने सामने वाले व्यक्ति दोस्त होते हैं। जैसे C का दोस्त D है और B का दोस्त A है। अगली स्थिति लेते हैं षष्ठकोण में। अगर टेबल या बैठने वालों की स्थिति षष्ठकोण में है, ये हमारा षष्ठकोण है, इसमें 6 कोण होते हैं, तो इसमें क्रॉस में आमने सामने बैठने वाले व्यक्ति वो दोस्त होते हैं और इसमें भी दाएं और बाएं का नियम वही लगता है जो वर्त में लगता है। ये हमारा बायां है और ये हमारा दायां है। तो यहाँ पर भी 6 दोस्त बैठे हुए हैं, A, B, C, D, E और F। तो यहाँ पर भी जो क्रॉस में एक दूसरे के सामने बैठे हैं वो दोस्त होंगे, जैसे B और E, A और F और C और D।
अगली स्थिति लेते हैं पारिवारिक ढांचा। तो पारिवारिक ढांचे में इसके तहत पूछे गए प्रश्नों को पीढ़ी के अनुसार दो भागों में पुरुष एवं महिला में व्यक्त कर लेना चाहिए, तो क्वेश्चन करने में आसानी रहती है। जैसे हम यहाँ एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे किसी परिवार में 6 सदस्य A B C D E एवं F हैं। इसमें 2 वैवाहिक युगल हैं। A के दादा C की शादी E से हुई है। D के 2 पुत्र हैं। F का भाई A है तथा माँ B है। तो ये क्वेश्चन को देखने से यहाँ पता चल रहा है कि A के दादा C की शादी E से हुई है। तो जो C है वो पुरुष है और E जो है वो महिला है। चलिए करते हैं इसको। ये हमने इस तरफ पुरुष ले लिए हैं और इस तरफ हमने महिला ली है। तो पहली कंडीशन है A के दादा C की शादी E से हुई है। तो A के दादा जो है C है, तो C जो है पुरुष है, यहाँ पता चल रहा है। तो हमने C को पुरुष साइड रख लिया। और जो C की शादी E से हुई है, तो E जो है महिला है, इसको हमने महिला की तरफ रख लिया। D के 2 पुत्र हैं। F का भाई A है तथा माँ B है। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा क्लियर हो रहा है वो ये है कि माँ जो है B है, यानी B जो है वो स्त्री है, यानी महिला है। तो हमने यहाँ B को यहाँ रख लिया। अब D के 2 पुत्र हैं। तो जो यहाँ 2 हैं वो है F का भाई A है। तो F और A, तो ये दोनों जो है वो पुत्र हैं, यानी लड़के हैं। तो इन्हें हमने पुरुष की तरफ रख लिया। अब यहाँ कहा गया है कि D के 2 पुत्र हैं, तो ये हो गए। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा था कि 2 वैवाहिक युगल हैं। पहला वैवाहिक युगल तो हो गया C और E। तो हमारे पास अभी D बचा हुआ है, तो D की स्थिति यहाँ पर आ जाएगी। और दूसरा वैवाहिक युगल जो है वो है D और B। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 परिवार में 2 महिलाएं हैं और 4 जो हैं वो पुरुष हैं। तो इस तरह से आप जो है पुरुष और महिला को अलग करके क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। अगली स्थिति लेते हैं मकान, बिल्डिंग। इमारत नुमा मकान के तहत पूछे गए प्रश्न के लिए एक मकान की आकृति बनाते हुए दिए गए कथनों के अनुसार मकान की संख्या या उसका रुख व्यवस्थित कर लेना चाहिए। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन है। एक 3 मंजिल इमारत में कुल 9 फ्लैट हैं। प्रत्येक मंजिल में एक समान फ्लैट हैं जिनका नामकरण A B C D E F G H I के रूप में है। मध्य वाली प्रत्येक मंजिल का फ्लैट उत्तर रुख का है, जबकि अन्य 2 फ्लैट एक दूसरे के सामने रुख के हैं। भूमि तल पर पूरब रुख का फ्लैट G है, जिसके ठीक ऊपर फ्लैट A है। फ्लैट C के विकर्ण D है, जो पश्चिम रुख का है। एक समान रुख वाले फ्लैट E एवं F के मध्य B है। F एवं I एक ही मंजिल पर है। देखिए, यहाँ पर जो इन्होंने पहली चीज़ बताई है हम उसको ले लेते हैं। एक 3 मंजिल इमारत है जिसमें 9 फ्लैट हैं। तो हम एक ऐसी आकृति बना लेंगे जिसमें 3 मंजिल और 9 फ्लैट होंगे। देखिए, यहाँ पर 3 मंजिल हैं और 9 फ्लैट हैं। जो कंडीशन दी गई है उसको रख लेते हैं। मध्य वाली प्रत्येक मंजिल का फ्लैट उत्तर रुख का है। तो ये मध्य वाली मंजिल है और इसका जो रुख है वो है उत्तर में। अगला कहा गया है जबकि अन्य 2 फ्लैट एक दूसरे के सामने हैं। तो ये फ्लैट और ये वाले फ्लैट एक दूसरे के सामने हैं। और अगर हम दिशाओं को देखें तो ये हमारा यहाँ पर ये है पूरब और यहाँ पर ये है पश्चिम। तो ये वाली स्थिति जो है ये हो गई हमारी पूरब। अब उन्होंने कहा है भूमि तल पर पूरब रुख का फ्लैट G है। तो इस पूरब रुख वाले फ्लैट में जो भूमि तल पर जो फ्लैट है वो है G। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर G नीचे, जिसके ठीक ऊपर फ्लैट A है। ये हमारा यहाँ पर इसके ठीक ऊपर फ्लैट A आ गया। फ्लैट C के विकर्णीय D है जो पश्चिम रुख का है। अब यहाँ पर देखें, जो फ्लैट C है, फ्लैट C के विकर्णीय D है जो पश्चिम रुख का है। तो यहाँ पर जो है विकर्ण जो है क्रॉस में होता है आमने सामने। यहाँ तो विकर्ण नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ G आया हुआ है, तो विकर्ण जो है सिर्फ यहाँ बनेगा। तो जो C है वो पश्चिम रुख का है, यहाँ इन्होंने बता दिया है। तो ये वाली जो फ्लैट्स हैं इनका रुख जो है हमारा पश्चिम है और जो C है वो यहाँ आ जाएगा और इसके जो विकर्ण पे ऊपर की तरफ यहाँ D आ जाएगा। अब अगला उन्होंने कहा है एक समान रुख वाले फ्लैट E एवं F के मध्य में B है। तो यहाँ 3 फ्लैट हैं और इनके मध्य में है B।
ई और एफ, तो बी जो है मध्य में, तो ये बी यहाँ बीच में आ जाएगा। ई और एफ की स्थिति हमें अभी पता नहीं है कि ई ऊपर है या एफ ऊपर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। एफ और आई एक ही मंजिल पर हैं, तो अब यहाँ देखिए एफ और आई एक ही मंजिल पर हैं, लेकिन यहाँ पर दो मंजिलें खाली नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ पर दो मंजिल खाली है जहाँ पर आई और एफ आ सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा एफ आ गया और यहाँ पर हमारा आई आ गया, क्योंकि एफ जो है वो मध्य वाली मंजिल पर है, मध्य वाली फ्लैट्स पर है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन्होंने कहा था ई और एफ के मध्य में बी है, तो एफ ऊपर चला गया तो नीचे ई आएगा। अब बचा हुआ जो हमारा लेटर है, अक्षर है, वो है एच, तो यहाँ बचे हुए में एच आ गया है, ये वाला फ्लैट हमारा एच है। तो इस प्रकार हम जो है बताई गई स्थिति के अनुसार क्वेश्चन को रख के मकान या मंजिल, जिला या नुमा जो इमारत है के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये उत्तर हमारा आ गया है, फ्लैट्स हमारे आइडेंटिफाई हो गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में मोटी मोटी चीज़ों को पकड़ें और मोटी मोटी चीज़ें जो हमारे सही सबसे ज़्यादा क्लियर हो उनको रख लें और उसके बाद उन्हीं के आधार पर कंडीशंस को रख लें। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, 6 व्यक्ति एक वर्ताकार पथ में इस प्रकार बैठे हैं कि उनका मुख केंद्र की ओर है। पी क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। आर और एस के बीच में टी है। यू आर के सामने नहीं बैठा है। क्यू के ठीक दाएं कौन बैठा है। तो ये वर्त से संबंधित क्वेश्चन है। पेपर में वर्त से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन वर्त से संबंधित ही आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में। तो चलिए करते हैं इसको। ये हमारा वर्त हो गया। इसमें हम सबसे पहले जो मोटी मोटी चीज़ें उन्होंने बताई हैं जो सही से क्लियरिफाई हो रही हैं उनको हम पहले रख लेंगे। जैसे पहले हमने वर्त लिया और वर्त में जो है हमारा इधर साइड में ये हमारा बाएं होता है और दूसरी तरफ इस तरफ हमारा दाएं होता है। तो जब हम इस तरफ से इस तरफ को चलेंगे तो बाईं तरफ चलेंगे और इस तरफ से इस तरफ चलेंगे तो ये दाएं की तरफ हम चल रहे हैं। तो हम उनकी कंडीशन ले लेते हैं। इन्होंने कहा है पी क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो पी जो है वो क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। हम क्यू को यहाँ पर कहीं भी रख लेंगे। हमने क्यू को यहाँ पर रख लिया है, ये क्यू है और कह रहे हैं क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर। तो बाएं जो है इस तरफ चलते हैं तो हम पहला पॉइंट लगा लेंगे और दूसरे पॉइंट पे हम पी को बिठा देंगे। ये हो गया पी। अब वो कह रहा है आर और एस के बीच में टी है। देखिए दो पॉइंट हैं आर और एस, उनके बीच में जो है टी है। तो हम ये हमने पहला पॉइंट लिया, ये दूसरा, और उनके बीच में एक पॉइंट लगा दिया जिसे हमने माना कि ये टी है। तो ये टी हो गया। तो ये ऊपर जो है ये या तो आर है या एस है और यहाँ नीचे या तो ये आर है या फिर एस है। आगे चलते हैं और वो कहता है यू आर के सामने नहीं बैठा है। तो हमारा आर या तो यहाँ पर है या यहाँ पर है। इसके सामने जो है हमारा क्यू आ गया और इसके सामने पी आ रहा है। तो जो हमारा बचा हुआ पॉइंट है वो ये है, यहाँ पर हमारा यू आ जाएगा क्योंकि यू जो है आर के सामने नहीं बैठा है। तो अब इन्होंने पूछा है यहाँ पर क्यू के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में अभी इन्होंने ये क्लियरिफाई नहीं किया है कि आर और एस की स्थिति क्या है। तो इसका उत्तर ये आ जाएगा क्यू के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है। ये क्यू है, इसके दाएं इस तरफ या तो आर है या फिर एस है। अगला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 2, 8 दोस्त ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक कमरे में एक घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बी जी और डी के बीच में है। एच बी की बाईं ओर तीसरा है, ए के दाहिनी ओर दूसरा है, सी ए और जी के बीच में बैठा है और बी तथा ई एक दूसरे के सामने नहीं बैठे हैं। ये जो है वर्त का जो है क्वेश्चन है। चलिए इसे करते हैं। पहले एक वर्त बनाते हैं। वर्त के इस साइड में हमारा बायां होता है और इस साइड हमारा होता है दायां। तो अब यहाँ ले लेते हैं। पहली कंडीशन उन्होंने दी है बी जो है जी और डी के बीच में है। तो ये पहला हमने पॉइंट ले लिया है यहाँ पर, ये है बी और ये 2 पॉइंट और लिए। तो बी जो है इनके बीच में है जी और डी के। तो या तो ये जी और डी है या ये जी और डी है। इनका हमें अभी क्लियर नहीं है। ये हमारा क्लियर हो गया कि ये बी है।
अगला लेते हैं एच बी की बाई ओर तीसरा है, तो हमें पता है यहाँ बी है। अब इसके एच जो है बाई ओर तीसरा है, बाई तरफ इस तरफ चलते हैं तो हम इसको 2 पॉइंट बीच में और डालेंगे। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये वाला पॉइंट जो हो गया हमारा एच का हो गया। और आगे उन्होंने कहा है एच बी की बाई ओर तीसरा है और ए के दाहिनी ओर दूसरा है। तो अब दाहिनी ओर होता है इस तरफ चलते हैं तो ये दूसरा होगा, तो एच के 2 पॉइंट हम ऊपर लगा लेंगे, 1 2, तो ये जो हो गया ए जो है दाहिनी ओर दूसरा है, तो हमारा यहाँ ए आ गया और ये दाईं तरफ हो गया अब एच दूसरा, जो उन्होंने कहा है एच के दाहिनी ओर दूसरा है। तो ये इस तरफ हम चलते हैं तो दायां पर होता है, तो यहाँ ए है और दूसरी तरफ एच हो गया है। अगला वो कह रहे हैं कि सी ए और जी के बीच में बैठा है, ए और जी के बीच में बैठा है। तो देखिए जी जो है एक हमारा यहाँ पर है और यहाँ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने क्लियर किया है कि जो सी है वो ए और जी के बीच में बैठा है, तो हमारा ए केवल यहाँ पर है, तो इनके बीच में जो है सी बैठा हुआ है। तो ये क्लियर हो गया। जो ये वाली जो हमारे जी और डी पे कंफ्यूज हो रहा था कि जी है या डी है, ये हमारा क्लियर होगा कि ये जो है अब जी है और ये हमारा यहाँ पर डी है। अब अगला उन्होंने कहा है कि बी तथा ई एक दूसरे के सामने नहीं बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बी के सामने ई नहीं आएगा, तो ई जो है यहाँ पर आ जाएगा और जो हमारा बचा हुआ है एफ वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से हल हो गया है। वर्त के क्वेश्चन करते समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हम ये ना भूलें कि हमारा बायां और दायां किधर है। जब भी बाएं कहें तो हमें इधर चलना है, जब भी दाएं कहें तो इधर चलना है। पहली लाइन जो वो कहें, जो भी पहला अक्षर कहें, उसको हम कहीं भी वर्त में रख सकते हैं, कहीं भी पूरे वर्त में कहीं भी रख लीजिए। उसके हिसाब से फिर सारी सेटिंग हमें करनी होती है। जैसे सबसे पहले हमने बी को लिया था और इसी के हिसाब से सारे एडजस्ट किए गए हैं। और सबसे पहले जो मोटी मोटी चीज़ें जो क्लियर हो रही हैं पहले, उनको हम सबसे पहले रख लेना चाहिए। उन्हीं के आधार पर जो अगले टॉपिक बताए गए हैं, अगली जो चीज़ें बताई गई हैं, उनको रख लेना चाहिए। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 3। 7 मित्र आर एम पी एल डब्ल्यू और बी 3 विभिन्न भवनों अर्थात एक्स वाई और जेड में रहते हैं। किसी भी भवन में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3 रहते हैं। उनमें से प्रत्येक को अलग अलग फल जैसे सेब, कटहल, तरबूज, संतरा, अंगूर, अनानास और आम पसंद है। यह आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में हो। उनमें से 3 लड़कियां हैं। उनमें से प्रत्येक तीनों अलग अलग भवन में रहती हैं। डब्लू को संतरा पसंद है और वह भवन वाई में केवल पी के साथ रहता है। एम भवन जेड में रहता है और उसे कटहल पसंद है। भवन एक्स में रहने वाले किसी को भी सेब और अंगूर पसंद नहीं है। आर और एल भवन एक्स में नहीं रहते हैं। के आर का अभिन्न मित्र है और वह तरबूज पसंद करती है। एल को अनानास पसंद है। किसी भी लड़की को अनानास पसंद नहीं है और किसी एक को सेब पसंद है। आर को अंगूर पसंद नहीं है, अंगूर कोई और पसंद करती है। और जो हमें दिया गया है वो है फल, भवन और उनके लिंग, कि वो स्त्री हैं या पुरुष हैं। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। इसके लिए हमें पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी। इसमें 4 कैटेगरी दी गई हैं, जो है नाम, भवन, फल और लिंग। अब हम इनके नाम रख लेंगे। जो इन्होंने नाम दिए हैं 7 मित्र के, इसको वैसे ही रखेंगे जैसे इन्होंने दिए हैं। आर, एम, के, पी, एल, डब्ल्यू और बी। अब कुछ मोटे मोटे पॉइंट ले लेते हैं जो इन्होंने बताए हैं। जैसे डब्लू को संतरा पसंद है, तो हमने यहाँ पर संतरा रख दिया। और वह भवन वाई में केवल पी के साथ रहता है, तो हमें पता चल गया है कि वो भवन वाई में रहता है। और पी के साथ रहता है, इसका मतलब पी भी भवन वाई में रहता है या रहती है। अब इन्होंने एक चीज़ और बताई है यहाँ पे कि डब्लू को संतरा पसंद है और वह भवन वाई में पी के साथ रहता है। तो जो रहता है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि ये पुरुष है, क्योंकि अगर ये स्त्री होती तो यहाँ पर होता रहती है। तो ये है रहता है, तो ये पुरुष है, तो इसको हम पुरुष यहाँ पर लिख लेंगे। ये आ गया पुरुष।
अगला उन्होंने कहा है कि एम भवन जेड में रहता है। यहाँ पर एम यहाँ पर है, एम जो है भवन जेड में रहता है, और यहाँ भी इन्होंने लिखा है रहता है। इसका मतलब ये है ये पुरुष है और उसे कटहल पसंद है, तो यहाँ हमने लिखा कटहल, और ये जो है पुरुष है क्योंकि ये भी रहता है। भवन एक्स में रहने वाले किसी को भी सेब और अंगूर पसंद नहीं है, इसे भी हम छोड़ देते हैं। आर और एल भवन एक्स में नहीं रहते, इसको भी छोड़ देते हैं। के आर का अभिन्न मित्र है और वह तरबूज पसंद नहीं करती है, यानी के को जो है तरबूज पसंद नहीं है। और यहाँ पे एक और लैंग्वेज में यह है करती है, तो इसका मतलब ये है जो के है वो स्त्री है। यहाँ हमने इसको स्त्री लिख लिया। एल को अनानास पसंद है, तो हमारा एल यहाँ पे है और इसको अनानास पसंद है। किसी भी लड़की को अनानास पसंद नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो एल है वो पुरुष है, क्योंकि किसी भी लड़की को अनानास पसंद नहीं है। और किसी एक को सेब पसंद है, आर को अंगूर पसंद नहीं है, अंगूर कोई और पसंद करती है। तो ये जो अभी हमने लिए हैं ये मोटी मोटी बातें इस प्रश्न की। अब जरा इसको बारीकी से देखते हैं। इन्होंने यहाँ पर कहा है भवन एक्स में रहने वाले किसी को भी सेब और अंगूर पसंद नहीं है। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो 7 फल थे अलग अलग व्यक्तियों के, उनमें से कौन कौन से बचे हैं। ये हमारे पास 7 फल थे, इसमें से कटहल, संतरा और अनानास, इनका हमें पता चल गया है कि किसको ये पसंद है। जो बचे हुए फल हैं वो हैं सेब, तरबूज, अंगूर और आम। चलिए अब जरा देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। ये अब कह रहे हैं कि भवन एक्स में रहने वाले किसी को भी सेब और अंगूर पसंद नहीं है, यानी जो एक्स में रहता है उसे सेब और अंगूर पसंद नहीं है। इसका मतलब ये है बचे हुए फलों में से तरबूज और आम पसंद हैं जो एक्स भवन में रहते हैं उन्हें। आगे वो कह रहे हैं कि आर और एल भवन एक्स में नहीं रहते। आर और एल या तो भवन वाई में रहते हैं या फिर जेड में रहते हैं, तो इसको हम रख लेते हैं। आर जो है या तो भवन वाई में रहता है या फिर जेड में रहते हैं, और इसी तरह एल वाई या जेड में रहते हैं, क्योंकि ये एक्स में नहीं रहते हैं। हमें पता चल गया आर जो है वाई या फिर जेड में, और एल जो है वाई या फिर जेड में रहते हैं। तो जो वाई और जेड में रहते हैं उन्हें बचे हुए फलों में से सेब या अंगूर पसंद होगा, क्योंकि जो एक्स में रहते हैं उन्हें तरबूज और आम पसंद है, तो इन्हें सेब या अंगूर में से कोई एक फल पसंद होगा। तो अभी हम दोनों फल रख लेते हैं। आर को सेब या अंगूर पसंद होगा। अब उन्होंने एक बात और कही है आर के संबंध में, आर को अंगूर पसंद नहीं है। इसका मतलब है कि आर को अंगूर पसंद नहीं है, तो हम इस अंगूर को यहाँ से हटा देंगे। आर के सामने से बचा सेब, तो आर को जो है सेब पसंद है। अब एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा था कि किसी भी भवन में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3 रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अभी तक यहाँ भवन में एक्स नहीं आया है और 2 कॉलम जो है अभी खाली हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो 2 कॉलम खाली हैं इनमें एक्स आएगा, क्योंकि कम से कम एक्स में 2 व्यक्ति रहते हैं। तो हम यहाँ पर एक्स रख लेंगे कि जो एक्स में रहता है बी भी एक्स में रहता है। तो एक्स में रहने वाले को सेब और अंगूर पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें तरबूज या आम पसंद होगा। तो हम जो है तरबूज या आम रख लेते हैं। एक बात और कही है, जो के है, के को तरबूज पसंद नहीं है, के जो है तरबूज पसंद नहीं करती है। तो इसका मतलब ये है कि के को तरबूज पसंद नहीं है, तो हम तरबूज को काट देते हैं। यहाँ के को आम पसंद है, तो जो तरबूज है वो एक्स भवन में रहने वाले दूसरे व्यक्ति को पसंद होगा, जो बी है, बी को तरबूज पसंद है। अब हमारे पास फलों में से सिर्फ अंगूर बचा है, तो इसका मतलब ये है कि जो पी है उसे अंगूर पसंद है। अब उन्होंने कहा एक और पॉइंट दिया है यहाँ पे कि अंगूर कोई और पसंद करती है। इसका मतलब ये है जिसे अंगूर पसंद है वो कोई स्त्री है, क्योंकि यहाँ पे करती है लिखा है, तो यह स्त्री हमने यहाँ रख लिया है। अब यहाँ देखें कि यहाँ पर कहा गया है कि जो स्त्री हैं वो अलग अलग भवनों में रहती हैं। के जो है एक्स भवन में रहती है, पी जो है वाई भवन में रहती है, तो अगली स्त्री जो होगी वो जेड भवन में रहती होगी। जबकि हमारे पास जो है 2 कॉलम अभी खाली हैं जहाँ पे स्त्री या पुरुष आएंगे। तो स्त्री जो है ऊपर वाले भवन में ही रहेगी, तो यहाँ पे आ गया स्त्री, क्योंकि यहाँ पर एक्स है और एक्स में पहले से ही एक स्त्री रहती है और इन्हें अलग अलग रखना है। तो जो ये है स्त्री यहाँ पर आ जाएगा और नीचे वाले कॉलम में अपने आप पुरुष आ जाएगा। तो 3 स्त्री और 4 पुरुष यहाँ पर हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए
अब यहाँ पर कहा गया है ये जो है y और z है, यहाँ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट और उन्होंने बताया था कि r और l भवन x में नहीं रहते हैं। तो इसका मतलब ये है जो r और l एक साथ रहते हैं, क्योंकि जहाँ भी क्वेश्चन में और लगा हो तो इसका मतलब ये है वो साथ में संबंधित है और एक साथ रह रहे हैं। तो ये r और l जो है एक साथ रह रहे हैं, तो जिस भवन में r है उसी भवन में l भी होगा। तो यहाँ देखिए ये स्त्री है, r जो है वो स्त्री है और भवन z में रहती है, ये क्लियर हुआ है, क्योंकि जो स्त्री है वो अलग अलग भवनों में रहती हैं, कि x में रहती है, p y में रहती है और r z में आ गई अपने आप। और ये जो है z कंफर्म हो गया है कि r जो है z भवन में रहती है, और r और l जो है साथ में रहते हैं, इसलिए l भी z भवन में रहता है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन सोल्व हो गया है, टेबल हमारी बन गई है। तो इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। इन टेबल में बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन 5-6 क्वेश्चन जो है इसी पे बेस आ जाते हैं, तो इसे बड़े ध्यान से बनाना चाहिए। और सबसे पहले जो क्वेश्चन में मोटी मोटी बातें बताई गई हैं उनको आप रख लीजिए, उन्हीं के आधार पर जो पॉइंट्स हों उनको आप सॉल्व कीजिए, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उदाहरण नंबर 4, 11 छात्र ABCDEFGHIJ और K एक बेंच की प्रथम पंक्ति में अध्यापक की ओर चेहरा करके लेक्चर हॉल में बैठे हैं। D जो कि F के ठीक बाईं तरफ बैठा है, C के दाईं ओर दूसरा है, E जो कि A के बाईं ओर दूसरा है, एक सीढ़ी पर बैठा है, J A और B के तत्कालिक पड़ोसी है और G के बाईं ओर तीसरा है, H D के तत्काल बाईं ओर बैठा है तथा I के बाईं ओर तीसरा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कतार का क्वेश्चन है, बच्चे जो है एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो हम एक कतार ले लेते हैं, ये एक लाइन हम खींच लेंगे। इसमें ये बच्चे जो हैं अध्यापक की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। इसमें ये इस साइड हमारा दायां होता है, जो हमारा दायां है वो दायां ही होता है, और इस साइड में ये बाएं होता है, ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है। तो अब जो है जो मोटी मोटी बातें उन्होंने बताई हैं उसको हम पहले ले लेंगे। पहला पॉइंट हम लेते हैं डी जो कि एफ के ठीक बाईं तरफ बैठा है। जो पहला पॉइंट है उसको आप यहाँ पर कहीं भी ले लीजिए, जो आपकी जहाँ भी इच्छा हो उसके हिसाब से लाइन आगे या पीछे बढ़ती चली जाएगी। डी जो कि एफ के ठीक बाईं तरफ बैठा है, तो हम पहले एफ को रख लेंगे। ये हमारा पॉइंट हमने लास्ट में लिया है, ये एफ है। एफ के ठीक बाईं तरफ डी बैठा है, बाएं जो है इस तरफ हो जाएगा, तो ठीक बाईं तरफ बैठा है तो एक पॉइंट हम लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पर डी आ जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा है सी के दाईं ओर दूसरा है, जो डी है वो एफ के बाईं तरफ बैठा है, सी के दाईं ओर दूसरा है, तो दाएं जो है इस तरफ होता है, तो ये सी के दाईं तरफ दूसरा है, तो एक बीच में आ जाएगा इनके, और ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे सी आ जाएगा। तो ये सी है और ये जो डी है अब सी के दाईं ओर दूसरा हो गया है। इस तरफ हम चलते हैं तो दाईं तरफ चलते हैं। अगला उन्होंने पॉइंट बताया है ई जो कि ए के बाईं ओर दूसरा है, एक सिरे पर बैठा है, इसे अभी छोड़ दीजिए। जे ए और बी का तत्कालिक पड़ोसी है, इसे भी छोड़ दीजिए। और जी के बाईं ओर तीसरा है, एच डी के तत्काल बाईं ओर बैठा है। देखिए जो पॉइंट्स हमें मिले हैं, जैसे यहाँ पे मिले हैं सी डी एफ, तो पहले हमें ऐसे पॉइंट्स को ढूंढना चाहिए जो इनसे संबंधित हो। तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है डी, तो डी के बारे में कुछ यहाँ पे कहा जा रहा है, तो हम पहले इसको ले लेंगे। एच डी के तत्काल बाईं ओर बैठा है, तो हमें ये मिल के पता चल गया है कि जो इसके बाईं ओर बैठा हुआ है, ये वाला जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर एच बैठा हुआ है, क्योंकि बाईं ओर डी का बाईं ओर ये वाला हिस्सा हो गया, तो यहाँ पर एच बैठा है। तथा आई के बाईं ओर तीसरा है, तो जो एच है वो आई के बाईं ओर तीसरा है, तो एच जो है आई के बाईं ओर, तो बायां इस तरफ होता है। तो हम 3 पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर, 1 2 3, तो तीसरे पॉइंट पे यहाँ पर आई है और एच जो है आई के बाईं ओर तीसरा हो गया। तो अब जो है बचे हुए पॉइंट्स लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है ई जो कि ए के बाईं ओर दूसरा है, एक सिरे पर बैठा हुआ है। देखिए ई जो है एक सिरे पर बैठा हुआ है और ए के बाईं ओर दूसरा है, तो इसे हम इधर रखें या इधर रखें, ये कैसे पता चलेगा?
इन्होंने एक पॉइंट यहाँ पे दिया है कि वो एक सिरे पे बैठा हुआ है। अगर हम इसको इधर रख लेंगे इस तरफ, तो ये सिरे पे नहीं आ पाएगा, सिरे पे ये यहाँ पर आएगा। हम इसे एक सिरे पे इधर ही रख सकते हैं क्योंकि ये ए के बाईं ओर है। अगर हम इसको यहाँ रखेंगे, यहाँ कहीं रख लेंगे, तो ये ए हमारा यहाँ आ जाएगा और ये इसके बाईं तरफ यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ ये सिरे पे नहीं आ पाएगा, सिरे पे सिर्फ ये यहाँ पर आ सकता है। तो इसको हम यहाँ रख लेंगे। ई जो है ए के बाईं ओर दूसरा है, तो ये हमारा ए हो गया और इसके ये बाईं ओर दूसरा हो जाएगा। ये एक बीच में आ गया और यहाँ पर ये ई आ गया है, तो ये ए के बाईं ओर दूसरा हो गया है और सिरे पे आ गया है। अब वो कह रहे हैं जे ए और बी का तात्कालिक पड़ोसी है। तात्कालिक पड़ोसी का मतलब होता है बीच में, ए का भी पड़ोसी और बी का भी पड़ोसी। तो यहाँ बीच में जो है यह हमारा जो है बी आ गया और जे जो है ए और बी के बीच में पड़ोसी है, ये हमारा जे आ गया। अब उन्होंने कहा है जे ए और बी का तात्कालिक पड़ोसी है और जी के बाईं ओर तीसरा है। जे के दाईं ओर 3 गिनेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर ही खाली जगह है, यहाँ पे जी आ जाएगा। तो अभी आप देखें तो ये जी के बाईं ओर तीसरा हो गया है और जे जो है जी के दाईं ओर तीसरा है। तो देखिए अब हमारे पास सिर्फ एक लेटर बचा है, सभी लेटर यहाँ यूज़ हो गए हैं। एक लेटर बचा है, एक छात्र बचा हुआ है, जो है हमारा के, तो यहाँ पे के आ गया है। तो ये बच्चे जो हैं अरेंज हो गए हैं कतार में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 8 कमरे पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू 2 कतारों 4-4 प्रत्येक कतार में बने हुए हैं। एक कतार में कमरों का दरवाज़ा दूसरी कतार के कमरों के दरवाजों के सामने खुलता है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कोई भी अक्षर पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू ना ही एक साथ यानी एक के बाद एक हैं और ना ही एक दूसरे के सामने हैं। पी और क्यू दोनों अलग अलग कतार में एकदम अंतिम छोर पर हैं। आर टी के तुरंत बाईं ओर है और उसी कतार में है जिस कतार में पी है। क्यू यू क्यू के तुरंत बाईं ओर है। तो ये जो क्वेश्चन है 2 आमने सामने कतारों वाला है और इसमें इन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं वो ये हैं कि 8 दरवाजे हैं और 8 दरवाजे 4-4 की 2 कतार में हैं। तो चलिए करते हैं इसको। ये हमारी पहली कतार, ये दूसरी कतार। तो कतार में इस तरफ हमारा जो है दायां होता है और इधर बायां होता है और जो सामने वाली हमारी कतार होती है उसमें ठीक उल्टा हो जाता है। जहाँ बायां है वहाँ उसके सामने दायां हो जाता है और जहाँ दायां है उसके सामने बायां हो जाता है। तो अब इसके जो मोटे मोटे पॉइंट हैं हम उनको पहले रख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है पी और क्यू दोनों अलग अलग कतार में एकदम अंतिम छोर पर हैं। तो हमने यहाँ पर P रख लिया है और यहाँ पर Q रख लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर Q और इधर P रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप उनको कहाँ रख रहे हैं। तो अब इनका जो है पॉइंट्स हम ले लेते हैं। इन्होंने कहा है आर टी के तुरंत बाईं ओर है और उसी कतार में है जिस कतार में P है। तो P की कतार ये है और इन्होंने यहाँ पर कहा है R जो है T के तुरंत बाईं ओर है। तो हमने यहाँ पर T को रख लिया है और T के बाईं ओर R है। ये इस तरफ यहाँ पर बायां हिस्सा है ऊपर वाली कतार का, तो R जो है यहाँ पर आ गया है। अगला उन्होंने कहा है U Q के तुरंत बाईं ओर है। तो ये जो है Q है, Q के बाईं ओर यानी इस तरफ जो है वो U है, तो हमारा यहाँ U आ गया है। अब देखिए यहाँ पे जो यही 2 मोटी बात इन्होंने बताई थी। हमारे पास 8 दरवाजे थे। ये इन 8 दरवाज़ों में से जो हमने यूज़ कर लिया है, ये दरवाजे यूज़ के लिए हैं, वो है P Q R T U। तो बचे हुए जो दरवाजे हैं वो है S V W। अब S V और W को हमें एडजस्ट करना है। देखिए उन्होंने कहा था कि कोई भी दरवाज़ा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कतार में नहीं है और ना ही एक दूसरे के सामने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में खुलते हैं। तो इस नियम का पालन करते हुए हमें इन्हें जो है एडजस्ट करना है 3 दरवाज़ों को। तो ऊपर जो है एक दरवाज़ा एडजस्ट होगा और नीचे 2 दरवाजे एडजस्ट होंगे, तो ऊपर नीचे 4-4 हो जाएंगे। तो अब यहाँ देखिए S जो है, अगर हम S को यहाँ ऊपर रख लें तो ये R S अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आ जाएगा। तो जो हमें नहीं करना है तो S को हम यहाँ रखेंगे। S को हमने यहाँ रखा है P के सामने। S को हमने यहाँ नहीं रखा है क्योंकि S और T ये भी जो है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आ जाएंगे, तो हमने S को यहाँ पर रख लिया है। अब देखिए V जो है, V और W 2 दरवाजे हमारे पास बचे हैं।
वी को हम यहाँ नहीं रख सकते हैं नीचे, क्योंकि यू और वी जो है वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आ जाएंगे। तो वी को हमने ऊपर रखा है, यहाँ पर वी आ गया है, तो बचा हुआ डब्लू यहाँ पर आ गया है। तो ये जो है आमने सामने 4 दरवाजे एडजस्ट हो गए हैं। और इसी के आधार पर आपसे जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे पेपर में, उनको आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास 1 की जो आज की क्लास है सिटी मैनेजमेंट की, ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आपको कोई समस्या होती है तो ज़रूर बताइए, हम उसका समाधान करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अगला चैप्टर हम जल्दी लेके आएंगे, तो तब तक के लिए बाय।